Hello students, welcome again to my channel. Today we are going to start chapter number 3, pair of linear equations in two variables for class 10th maths as per new maths 2023-24. ओके सिलेबस लास्ट ईयर भी रिड्यूस था हमारा, बट इस साल हमारी बुक्स नई प्रिंट होकर आ गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। पेयर एक सिंपल सा वर्ड है, पेयर मीन्स जोड़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है, जहां दो आ जाए यानी दो लेनी है हमने। क्या लीनियर इक्वेशंस लेनी है टू वेरिएबल्स में। तो अगर हम इसको इतना कवर कर ले तो ये टॉपिक जो है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये टॉपिक क्लास 9th में पढ़ चुके हो। लीनियर इक्वेशंस देखी थी, उनका ग्राफ देखा था, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, तो कोई 4 सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे थे, हम चेक भी कर रहे थे कि ये गिवन पॉइंट सॉल्यूशन है या नहीं। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं क्लास 9th का कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें x और y की जो डिग्री है वो 1 आ रही है। अब इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि जो पहले तो a b c रियल है पहली बात, और a एंड b बोथ आर नॉट 0, ठीक है भाई, दोनों ने इकट्ठा 0 नहीं होना है। एक कंडीशन आपको अपनी बुक में और भी मिलेगी कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखने में तो ये लगता है भाई a स्क्वेयर एक पॉजिटिव नंबर है, बी स्क्वेयर भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम वैसे ही 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ इसका कहने का मतलब है कि भाई ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 कब होल्ड करेगा? अगर a भी 0 हो और b भी 0 हो। अगर ये दोनों 0 हो जाएं तो भाई ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों भैया? अगर a और b दोनों 0 हो गए, भाई मान लो मैं लिख दूँ 0x प्लस 0y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये तो सारा बन गया 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनको आपको याद रखना है, मोटा मोटा रटना नहीं है, बस एक बेस क्लियर करने के लिए। अदरवाइज जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो सिंपल सी आपको इक्वेशंस मिलनी है जिनको आपने सॉल्व करना है। तो ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा सा एज पर एनसीईआरटी बता दिया है कि ये कोई भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी इकट्ठे 0 हमारे नहीं होने चाहिए, और ए और बी दोनों के दोनों रियल हो सकते हैं, ठीक है, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक क्या था क्लास 9th में? 9th का रिकैप चल रहा है अभी, यहाँ पे ये ध्यान रखना, हमने इनके सॉल्यूशंस निकाले थे। अभी एक ले लेती हूँ मैं इक्वेशन, मान लो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ x को 0 ले लूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो जब मैं यहाँ x को 0 रखूँगी तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9, y 9/3 यानी 3 आ गया। जब मैंने x को 0 रखा तो y 3 आ गया। इस बात का क्या मतलब है? इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 प्लस 3 y की जगह 3 रखूँ तो 3 3 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये क्या फाइंड किया हमने? याद करें, अगर x 0 है और y 3 है तो ये जो पेयर आया है मेरे पास 0 और 3 का, इसे हम क्या कहते थे 9th में? दिस वॉज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इस इक्वेशन का क्या कहलाता था? सॉल्यूशन कहलाता था। मान लो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 1, तो ये 0,3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। क्या एक ही सॉल्यूशन निकाला करते थे हम? याद कर लेना। ये था हमारा 4th चैप्टर 4.2 में आपको आता था कि लीनियर इक्वेशन दे देते थे कि उसकी 4 सॉल्यूशंस फाइंड करो, और हम करते थे। तो मान लो अब मैंने x को 1 ले लिया, तो 1 प्लस 3y, तो ये देखो एक बार, अब 1 राइट में चला जाएगा, -1 ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3, यानी x 1 ले लें और y 8/3 ले लें तो वो भी हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। और ले लो भाई,
y को 0 ले लो भाई। अब हाँ इसमें ले लेते हैं, माना y, लेट y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9। 0 बन गया तो x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया, 0 9 नहीं 9 0, x 9 और y 0, ये भी हमारा सॉल्यूशन आ गया। इन सॉल्यूशंस को मैं एक टेबल बना लेती हूँ साथ में। हाँ इधर बना लेते हैं, ध्यान करो 9th में बनाया करते हैं। तो x को जब मैंने 0 लिया तो y 3 आ रहा था, x को 1 लिया तो y 8/3 आ रहा था, x 9 है और y 0 है, और कोई वैल्यू ले लो, हम x को 3 ले लेते हैं, x को 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये सब 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो ये हो गया 9 - 3 और ये हो गया 6 और ये हो गया 6/3, यानी कि कितना आ गया 2। तो जब मैंने x को 3 लिया तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और मैं इस तरह के और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकती हूँ। पहले मैं आपको अगला स्टेप जो हम 9th क्लास में करते थे, इनका एक ग्राफ खींच कर दिखाती हूँ। थोड़ा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, इन सबको साफ करते हैं और इसको ग्राफिकली और मैं आपको दिखाती हूँ। ये y एक्सिस, x एक्सिस, 3rd चैप्टर होता था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y है, ये y है बेटा जी, ध्यान देना, ये ओरिजिन है, ये y डैश है, ये x डैश है। x की वैल्यू 9 तक जा रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल डिस्टेंसेज पर ले लेना भाई, 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6, ये फ्रैक्शन वाला नहीं लूँगी मैं। x0 y3 यहाँ प्लॉट कर दिया, x9 y0 यहाँ प्लॉट कर दिया, x3 y2 कैसे लेते थे, 3 और 2, तो ये 3 गया, ये 2 गया, ये पॉइंट आता था। एक्स्ट्रा लाइंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स को भाई स्केल की हेल्प से मिला दो तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें इस इक्वेशन से एक लाइन मिलती है ग्राफ में, इसलिए भी इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। लाइन से लीनियर, लाइन मीन्स एक रेखा, हिंदी में इसको रैखिक समीकरण बोल देते हैं। तो लाइन से हमारा लीनियर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब जो मेन बात है उन पर हम फोकस करते हैं। मैंने एक ये पॉइंट लिया था, एक ये लिया था और एक ये, और इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, जो हम कह रहे हैं कि इस लाइन, इस इक्वेशन का ग्राफ है। क्या इस लाइन पर और भी पॉइंट्स हैं, बताइए। यस, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। भाई ये सब पॉइंट्स इसी लाइन पर तो आ रहे हैं, और ये पॉइंट्स क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेट्स चेक। मान लो मैं ले लेती हूँ ये 6 और मेरा क्या आएगा, ये आना चाहिए यहाँ से 6 और ये जाएगा बेटा, थोड़ा सा ग्राफ में वो हो रहा है, तो ये जो पॉइंट मेरा बन रहा है 6,1 बनेगा, x6 y1। हम इस 6,1 को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने इक्वेशन ली, इक्वेशन में मैंने 2-4 पॉइंट्स पुट किए, उन पॉइंट से मैंने एक ग्राफ बनाया। अब उस ग्राफ से मैंने पॉइंट उठाया है और उसको मैं इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, यानी मैं उल्टा कर रही हूँ। तो मैं यहाँ 6 रख रही हूँ, +3 × 1 = 9, 6 + 3 = 9, 9 = 9 आ गया, विच इज़ ट्रू। मीन्स जो ये पॉइंट था वो हमने इसमें रखा तो हमारी बोथ साइड्स इक्वल आ गई, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दोज पॉइंट्स आर विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। मीन्स एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 में पहला ही क्वेश्चन आ जाता था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे। वो MCQ टाइप का आपका वो क्वेश्चन था, याद होगा आपको। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या कंक्लूड किया, सारा 9th का रिकैप चल रहा है कि एक हमने लीनियर इक्वेशन ली 2 वेरिएबल में,
कंडीशन क्या होगी कि दोनों में से एक वेरिएबल नॉन जीरो होना चाहिए। भाई मान लो x वाला जीरो हो गया तो y वाला रहना चाहिए, और y वाला जीरो हो गया तो x वाला जरूर रहना चाहिए, एक ने नॉन जीरो जरूर होना है। ठीक है, फिर हमने उसके सॉल्यूशंस निकाले कुछ 2 4 5, उनसे हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमने क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है इसका ग्राफ जिस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन है। ये सब था 9th का। अब 10th में क्या है, 10th में आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर का मतलब अब आपको एक इक्वेशन नहीं मिलेगी, अब आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी और दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। 9th का बेस देखने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का मेन टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर मीन्स 2 इक्वेशंस मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? इसके लिए ना आपकी बुक की स्टार्टिंग में एक बड़ा चैप्टर की स्टार्टिंग में बड़ा मज़ेदार सा एग्जाम्पल दे रखा है, उसको थोड़ा सा हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। आप अपनी बुक सामने रखेंगे। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वॉन्टेड टू जॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। अखिला के गांव में एक मेला लगा है और वो मेले में गई है, उसे 2 काम करने हैं। क्या करना है? एक तो भैया ये जायंट व्हील है, समझ रहे हो, झूला है बड़े वाला ना, ऐसे वाला, हाँ ऐसे से घूमता है तो उस पर उसने ज़रूर झूलना है, और हुपला खेलना है उसने। हुपला का क्या मतलब? एक रिंग गेम है, एक टेबल पर बहुत सारे आइटम्स पड़े हुए हैं और उसको एक रिंग दे दिया गया है, और उसका रिंग जिस आइटम पर पड़ जाएगा वो आइटम उसका हो जाएगा। तो ये हुपला उसने खेलना है। ठीक है, अब जो मेन बात है उसको अब हम पकड़ते हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ध्यान देना, जो हुपला वो खेलती है, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। जितनी बार वो उस व्हील पर झूलती है उससे आधा वो हुपला खेलती है। मतलब अगर उसने यहाँ 10 बार झूला झूला है तो उसने हुपला को 5 ही बार खेला है। ये बात आपने समझनी है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ, हुपला का जो खेलने का उसका जो नंबर है, कितनी बार उसने खेला, दैट इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। क्लियर है यहाँ तक? द नंबर इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, अब यहाँ पर ये 3 रुपीज़ पर राइड है इसका रेट, ठीक है, एंड हुपला कॉस्ट ₹4, इसकी कॉस्ट ₹4 है पर टाइम, हर बार। भाई एक बार खेलेगी तो उसको 4 रुपीज़ देने, पैसे तो लगेंगे, मेले में जाएंगे तो, है ना। तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, प्रोवाइड शी स्पेंड ₹20, केवल 20 रुपीज़ उसकी मम्मी ने दिए हैं जो उसने खर्च करने हैं, और उसको अब आपको पता लगाना है कि वो कितनी बार हुपला खेली और कितनी बार उसने झूला झूला है। तो इसे हम 2 वेरिएबल्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया, मैं पूरी डिटेल नहीं लिखूंगी क्योंकि जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जायंट व्हील उसने x टाइम्स खेला झूला, और हुपला उसने y टाइम्स खेला। तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, हुपला, हुपला का मतलब y इज हाफ ऑफ द व्हील यानी x, तो y जो है वो x का हाफ है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इधर ले जाओ 2 को, 2y इज इक्वल टू x। आप 2y को राइट साइड में भी ले जा सकते हो, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y, और मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ। मुझे एक कंडीशन मिल गई। भाई देखो ना, सिंपल सी बात है, हुपला व्हील से आधी बार खेला है तो व्हील हुपला से डबल खेला, व्हील पे वो हुपला से डबल झूली है ना, दिख रहा है, 5 बार ये है तो 10 बार ये है, और ये आ गया x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन बन गई। अब आ जाओ इसके खर्चे पे। एक राइड का 3 रुपया लग रहा है तो x राइड का कितना लग जाएगा? 3x, ठीक है। एक बार हुपला खेलने के 4 रुपये लग रहे हैं तो y बार खेलने के कितने लग जाएंगे? 4y, और टोटल पैसा कितना है उसके पास? 20 रुपीज़। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 ही होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो जो कंडीशन हमें बुक वाले ने बताई उससे हमने ये 2 इक्वेशंस बना ली।
अगर इन दोनों इक्वेशंस का मुझे एक कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए, एक ऐसी कॉमन वैल्यू मिल जाए जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। हम इसको ट्राई करते हैं, आप अभी बाद में करेंगे, मैं एक बार जस्ट आपको आइडिया दूंगी कि अगर ये हो गया 2 3 जा 6 10 y इज इक्वल टू 2। अगर देखो हम एक जस्ट ट्राई कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, मेथड वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर वो 2 बार हुपला खेलती है, ध्यान देना है मेरी बात पर, उसने 2 बार हुपला खेला तो रूल के अकॉर्डिंग जो बताया है उसको कितनी बार खेलेगी, 4 बार। अब 4 बार वो व्हील पर राइड कर रही है, 4 टाइम्स राइड कर रही है, तो एक बार के 3 रुपये लग रहे हैं, ठीक है भाई, x कितना हो जाएगा 4। अब इसके खर्चे की बात करते हैं, 4 बार झूला झूल रही है, एक बार झूला झूलने के 3 रुपये हैं, तो 4 बार के कितने हो गए 12 रुपये। 2 बार उपला खेल रही है, एक बार उपला खेलने के 4 रुपये, तो 2 बार के कितने हो गए 8 रुपये और 20। यानी ये परफेक्ट चॉइस है कि अगर वो 4 बार झूला झूले और 2 बार हुपला खेलती है तो उसके 20 रुपये कवर हो जाएंगे और जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आया कैसे, ये 4 और 2 कहाँ से आया? तो मुझे तो आइडिया है, मैंने तो सारे मेथड्स पढ़ रखे हैं, हम धीरे धीरे सब मेथड्स को सीखेंगे। कई मेथड्स थे जो इस बार सिलेबस में से हटा भी दिए गए हैं, तो अभी हम सबसे पहला जो अभी हमारे सिलेबस में है वो ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड से हम देखेंगे कि इनका जो सॉल्यूशन है, जो ये कॉमन सॉल्यूशन है, याद कर लेना, अभी मैंने बताया एक इक्वेशन के इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इसके होंगे और इनफाइनाइट इसके होंगे, उनमें से कोई एक कॉमन सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इस सिस्टम का, इस पेयर का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको साथ में दे भी देती हूँ। मैंने कहा ग्राफिकली, मैं इसका भी ग्राफ खींच दूंगी और इसका भी, 2 लाइन आ जाएंगी। अब 2 लाइंस किस तरह आ सकती हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, अपनी नोटबुक पर लाइंस खींच के देखो। मैं 2 लाइंस खींचूंगी तो कहीं ना कहीं पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों लाइंस, मान लो एक लाइन में यहाँ खींच रही हूँ, एक लाइन यहाँ, तो कहीं ना कहीं बढ़ने पर वो एक दूसरे को कट जरूर करेंगी, ऐसी कंडीशन होगी पहली। ध्यान देना भाई, एक कंडीशन ऐसी होगी कि 2 लाइंस कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो उन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा और वही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाएगा। अभी आप समझो, मैं और डिटेल बताऊंगी आपको। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि दोनों लाइंस कहीं नहीं काट रही तो दोनों पैरेलल रहेंगी, इसका मतलब कहीं भी नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी तो नो सॉल्यूशन आएगा। भाई 2 लाइंस कहाँ से आ रही हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं, तो इनसे 2 लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो कैसी ड्रॉ होंगी पता नहीं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहली इक्वेशन से ये लाइन खिंच गई L1, दूसरी इक्वेशन से जो लाइन खिंची वो इसी पे आ गई L2, तो दोनों लाइन तो भाई कोइंसिडेंट हो गई, एक दूसरे से पूरी की पूरी मिल गई, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इन दैट केस हमारे हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इन तीनों के अलावा जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यू विल नॉट गेट एनी अदर कंडीशन। आप ट्राई भी कर सकते हो, समझ में आ रही बात, आप इस चीज़ को ट्राई भी कर सकते हो। अभी हम करके भी देखेंगे, ग्राफ्स में आपको दिखाऊंगी भी। यहाँ तक का बात, आपको यहाँ तक की बात समझ में आई ना? सबसे पहले मैंने आपको इंट्रो दी है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमें एक केस दिया जिससे 2 इक्वेशंस बन गई, उनको हमने सॉल्व करके कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए कोई और मेथड सीखने से पहले हमारा सबसे पहला मेथड जो बुक वाले ने दिया है वो हमें ग्राफिकल मेथड दिया है, तो वो ग्राफिकल मेथड अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको रफली बताया है कि जब हम इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हमें 2 तरह के मिलेंगे, ठीक है। वी आर डूइंग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। शॉर्टकट में ले लिया है मैंने। तो या तो हमारी दोनों लाइंस एक ही जगह, एक से ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती 2 लाइंस, या फिर वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी।
दो लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी, तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कॉमन पॉइंट होगा, तो वो सॉल्यूशन होगा। या दोनों लाइंस बिल्कुल सेम हो जाएंगी, दोनों इक्वेशंस एक जैसी हो जाएंगी तो दोनों लाइंस भी सेम हो जाएंगी, तो हर पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और या दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो जब हमें जब हमें सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन मिले चाहे इनफाइनाइट, तो वो हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट कहलाता है। और जब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो ये मोटा मोटा बताया है। अभी हम थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो जब बात चल रही है टू इक्वेशंस की, तो टू इक्वेशंस को पहले तो ये देखो कि इन जनरल लिखेंगे कैसे। भाई सिंपल एक इक्वेशन थी तो हम लिखते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन क्या दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखेंगे? तो भाई ये तो बिल्कुल सेम हो गई ना। तो इसको लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनके कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 होंगे और इनके कोफिशिएंट्स a2 b2 c2 होंगे। अभी हम एक रिजल्ट और देखेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम डायरेक्ट बता देंगे कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं। लेकिन मैं पहले आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगी जो पहले हमारी जो ओल्ड बुक होती थी उसकी 3.1 में एग्जाम्पल में आ जाया करते थे, लेकिन अब इसी 3.1 में ही आपको टेबल 3.1 से पहले दिए गए हैं। एक तो हमारा यही वाला न्यूमेरिकल आ जाता है, तो सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ देखती हूँ। ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहले तो इसको पकड़ते हैं। वे देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। जल्दी से इनका ग्राफ मोटा मोटा बनाऊंगी मैं। x और y मैंने टेबल ले ली। x 0 है तो y भी 0 आएगा, ध्यान देना। y को जब मैं 1 रखूंगी तो यहाँ 2 आएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y को 2 रखूंगी तो x 4 आ जाएगा। और ये सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, x और y दो ही पॉइंट सफिशिएंट रहते हैं ग्राफ के लिए। जब मैं x को 0 लेती हूँ तो 4y इज इक्वल टू 20, y 5 आ जाएगा। y को 0 लूँगी तो 20/3 आएगा, तो उसको मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ। 2 लेते हैं तो 8, हाँ y को 2 ले लो। y को 2 लोगे तो ये वैल्यू 8 बनेगी। 20 में से 8 माइनस करोगे, भाई देखो ना, 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 12 नहीं भैया 20, और 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 यानी 12, और 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। आ गया? ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट करके कोऑर्डिनेट सिस्टम पर अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले वाले का देखो जरा, x की वैल्यू 4 तक जा रही है, 0 नहीं भाई 1 2 3 4 ये x एक्सिस है, और 1 2 3 4 5 ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। 0 0 x1 और y2, x2 और y4, और ये मेरा ग्राफ आ गया पहली इक्वेशन का। तो मैं इसको L1 से नोट कर रही हूँ। x0 y5 और x4 और y2, ये मैंने उल्टा बना दिया क्या? उल्टा बना दिया मैंने, x2 y1, यस उल्टा बना दिया। पहले हम 1 को ठीक करते हैं। देखो जरा, एक मिनट, दोबारा देखें भाई, दोबारा देखें। गलत कर दिया मैंने। 0 0 x2 y1 है तो ये आएगा, और x4 और y2 है ना ये वाला, तो ये आएगा। तो इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ये मैंने उस तरफ ज़्यादा झुका दिया था। ये हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी जो स्केल ले लेना तो L1 आएगी। क्लियर है? टेढ़ा जा रहा है मेरा, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी चाहिए। हाँ, सेकंड पे आ जाओ। x0 y5 ये आ गया। x4 और y2, x4 और y2 यहाँ मैच कर रहा है, इनको मिलाया तो ये सेकंड लाइन आ गई मेरी L2। एक्स्ट्रा पार्ट को रब कर दो। अब देखो, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, दोनों लाइंस जहाँ कट कर रही हैं वो है कॉमन पॉइंट, कॉमन सॉल्यूशन दोनों लाइंस का ये पॉइंट x4 और y2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, आप ही की बुक में से मैं ले रही हूँ, उसका भी हम जल्दी से अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सारा यहाँ से मैं रब कर देती हूँ। देखें जरा, सेकंड है बेटा जी 2x प्लस 3y
-9 इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 9 हो गया। और दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 18, तो इज इक्वल टू 18 हो गया। तुम थोड़ा सा अगर ध्यान दो, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और भाई 2 9 जा 18, ये इक्वेशन यही बन जाएगी और दोनों का सेम ग्राफ हमारा आ जाएगा। तो ये देखो, मैं पहले देखो ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको इधर भी 2 से डिवाइड करोगे और इधर भी 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड इट इज सेम एज द फर्स्ट वन। दोनों इक्वेशंस हमारी सेम है। अब इनकी जरा जब तुम टेबल बनाओगे तो बिल्कुल सेम बनेगी। x 0 तो y 3 आ जाएगा, x 1 लोगे तो 7/3 आएगा, तो y को 2 ले लो, y को 2 लोगे तो ये 6 बनेगा, तो 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। और भाई x को 4, y को ले लो, y को 1 ले लो, y को 1 ले लो, y को 1 ले लो तो 3 उधर जाएगा 6, तो ये 3 आ जाएगा। यही टेबल इसकी बनेगी। आप 2 से डिवाइड ना करो तो भी इसकी टेबल भी यही बनेगी। और अब मैं आपको इनका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो मुझे कोई अलग अलग ग्राफ नहीं मिलने वाला है, मुझे सेम ग्राफ मिलने वाला है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है भाई, ध्यान देना। x 0 y 3, x 1.5 यहाँ है और y 2 है, तो यहाँ आ गया x 3 और y 1 यहाँ आ गया। फर्स्ट लाइन का भी यही ग्राफ होगा। आप अलग पेन से बनाना चाहो तो भी आपका सेकंड लाइन का ग्राफ भी यही होगा। मीन्स बोथ आर कोइंसिडेंट लाइंस है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ साथ साथ ना, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। पकड़ना भाई बात को जरा। जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो 1 यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, केवल एक सॉल्यूशन जो कि 4,2 है। यहाँ हमारे आ रहे हैं भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दोनों के दोनों सिस्टम हमारे क्या कहलाएंगे? ये कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ये वाला सिस्टम भी हमारा क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। कंसिस्टेंट मीन्स a solution exists, either one or infinite, लेकिन solution exist कर रहा है। और अब मैं आ जाती हूँ थर्ड वन पर, और वो थर्ड वन हमारा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ध्यान देंगे, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड द नेक्स्ट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। जल्दी से 1 की टेबल बनाते हैं। ये x और y, देखो x को 0 ले लो तो y ने 2 आ जाना है, y को 0 ले लो खत्म तो x ने 4 आ जाना है। बस मैं इतना ही लूँगी। सेकंड का ले लेते हैं x और y, समझना भाई लॉजिक को। x 0 ले लो, 4y इज इक्वल टू 12 तो y ने 3 आ जाना है। y को 0 ले लो, 2x इज इक्वल टू 12 तो x ने 6 आ जाना है। लाइन ड्रॉ करें, देखो जरा। x की वैल्यू 6 तक जा रही तो 1 2 3 4 5 6 ले लो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक ही सिनेरियो में सारा आपको समझा सकूँ, है ना। नहीं तो भाई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है कि भाई मैं बार बार पिछला पेज लेके आ सकूँ। x 0 y 2, x 4 y 0, इनसे ये मेरी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। सेकंड के लिए आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन। x 0 y 3, x 6 y 0, इन दोनों को भी ड्रॉ कर दिया। क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? देर आर 2 पैरेलल लाइन्स विच विल नॉट मीट एनीवेयर। कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें मिली हैं पैरेलल लाइन्स, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं है तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दे रखा है वो इनकंसिस्टेंट है। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, ग्राफ ड्रॉ किया, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा था तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट है यानी उनका एक सॉल्यूशन अवेलेबल है। 2 ली हमने, ये वाली इक्वेशन ली तो लाइंस कोइंसिडेंट आ गई, ब्लैक और ब्लू दोनों से कर दिया है मैंने, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर लाइंस पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट है।
ये है ग्राफिकल मेथड कि आपको जो इक्वेशंस गिवन है उनके आपने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। अगर ग्राफ इस टाइप का या इस टाइप का है तो सॉल्यूशन है, और उस टाइप का है तो सॉल्यूशन नहीं है। बट इट विल नॉट ऑलवेज वर्क। कई बार क्या होगा कि सॉल्यूशन है नहीं तो हम क्यों ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, है ना भाई, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हमें पहले क्यों ना पता लग जाए कि सॉल्यूशन है या नहीं। तो वो जो पहले ही पता लग जाए उसके लिए अब हम ट्रिक देखेंगे यहाँ से। वो ट्रिक क्या होगी उसके लिए मैं 1 मिनट के लिए बोर्ड को थोड़ा साफ करूँगी, तो मैं पॉज करूँगी वीडियो को। आपको ये नोट कर लेना है, ध्यान देना है कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, इसका ये है और इसका ये है। अभी जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको कराए थे उनका जो थोड़ी सी समरी थी वो मैंने यहाँ पर राइट कर दी है। अब हम यहाँ आ जाते हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि क्या इक्वेशंस को देख के और कुछ छोटा सा ऐसा कोई ट्रिक ना मिल जाए कि जिससे हमें पता लग जाए कि भाई सॉल्यूशन है भी या नहीं है। सॉल्यूशन हो ही ना और हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करके देख रहे हैं कि भैया सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है इनके कोफिशिएंट्स की रेशो की हेल्प से फाइंड करना। देखो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a से होगा, तो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट a1 होगा, दूसरी का a2। y का जो कोफिशिएंट है b1 b2 और कांस्टेंट टर्म c1 c2, ये कोफिशिएंट फाइंड करना भी क्लास 9th में हम सीख चुके हैं। तो हम सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि पहले हम ये तीनों रेशियो निकालेंगे। पहले रेशियो निकालेंगे, मेरी बात सुन लो। हम निकालेंगे a1/a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। और 3 कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन होगी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। उस केस में जो हमारी लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, जो ग्राफ होगा हमारा, और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, और जो मेरा सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। प्रूफ, इसका प्रूफ चाहिए हमें। इस सिस्टम को उठा लो, इंटरसेक्टिंग थी, यूनिक सॉल्यूशन था, कंसिस्टेंट था। उठाओ भाई इसको। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। a1 x का कोफिशिएंट 1 है, b1 माइनस 2 है और c1 कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0 है। a2 x का कोफिशिएंट 3 है, b2 4 है और भाई c2 कितना है 20 है। निकालो a1/a2 कितना आया 1/3, b1/b2 कितना आया -2/4 यानी -1/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है भाई। 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2 और भाई 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4। तभी ये इंटरसेक्टिंग आ रही है, तभी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तभी कंसिस्टेंट है। तो ये वेरीफाई हो गई बात हमारी यहाँ पर। अब दूसरे पे आ जाओ। अपनी दूसरी देख लेते हैं कैसी है। कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उसमें कंडीशन क्या है, ध्यान देना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ध्यान से देखो, यहीं से दिख रहा है, कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो मेरे को। क्यों? 2/4 1/2, 3/6 1/2, 9/18 तो भी कितना आ रहा है 1/2। समझ में आ रहा है भाई? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो जब मैंने a1 निकाला तो 2 है x का कोफिशिएंट, b1 निकाला तो 3 है y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म c1 कितनी है 9 है, a2 4 है, b2 y का कोफिशिएंट ले लो 6 है और भैया c2 18 है। निकाल के देखो बेटा जी, a1/a2 2/4 कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही b1/b2 3/6 1/2, c1/c2 भी 1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो सॉरी, लाइन कैसी हो जाएगी? कोइंसिडेंट हो जाएगी। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। और सॉल्यूशन चाहे एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। और लास्ट कंडीशन क्या होती है कि भैया a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, लेकिन भाई पहली कंडीशन तो क्या दोनों इक्वल ही नहीं है। पहले दोनों इक्वल नहीं है तो एक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर पहले दोनों इक्वल है
तो वो या तो तीसरे के इक्वल होंगे या तीसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो उसको तुम ट्राई कर लेना। तो जो हमारी लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस टेबल पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो ग्राफिकल मेथड से होंगे, और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन हमारे ग्राफिकल मेथड से होंगे। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है क्योंकि मैं आपको इन तीनों का ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकाल के दिखा चुकी हूँ। तो हम साथ साथ वेरीफाई कर रहे हैं। इसको भी देख लो भाई, यहाँ से चलो मैं बता ही देती हूँ। A1 1 है, B1 2 है और C1 4 है। अब देखो A2 2 है, B2 4 है और भाई C2 12 है। A1 बाय A2 कितना आ रहा है 1/2, B1 बाय B2 2/4 यानी 1/2, और भाई C1 बाय C2 4/12 यानी 1/3। तो फर्स्ट टू तो इक्वल हैं, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 तो इक्वल हैं, लेकिन वो C1 बाय C2 के इक्वल नहीं है। मीन्स लाइंस आर पैरेलल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार करोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये पूरा मतलब मैं भी एग्जाम्पल्स नहीं कराऊंगी, आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये पूरी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी है, और इंट्रोडक्शन को मैंने ग्राफ की हेल्प से आपको सॉल्यूशन बता दिया है, टेबल की हेल्प से आपको बता दिया है। आप इस सारी डिटेल को समझने की कोशिश करें। कोई भी डाउट आपको रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर लिखें, ताकि मैं अगले लेक्चर तक उसको, आपके डाउट को दूर कर सकूं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स इसके डिस्कस करेंगे। तब तक आप ट्राई भी कर लीजिएगा उन एग्जाम्पल्स को, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।